नमस्कार दोस्तों, मैं राजमोहन पाठक आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैजिक माइंड्स पर, जहां हम सीखते हैं हिंदी, साथ साथ में हिंदी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है संधि। आज के इस वीडियो में हम संधि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारी आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे हम संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो हम चुटकियों में हल कर लेंगे। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने बोर्ड पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है संधि। संधि कहते किसे हैं? इतिहास वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत सारी संधियां हुई थी, राजाओं के बीच में संधि होती थी। तो संधि का मतलब क्या होता है कि हम कुछ नियम बनाते हैं और उन नियम के तहत हम दोनों पक्ष के लोगों के जो नियम होते हैं उनसे हम किसी एक चीज़ के बारे में कहते हैं कि हाँ, ये इस प्रकार से अब ये चीज़ें होंगी। वैसे ही व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में संधि किसे कहते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, ध्यान दीजिएगा भाषा पे, क्योंकि जो भाषा होती है वो अपने आप में बहुत कुछ बताती चलती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, परिभाषा, जो कि हमें टॉपिक के बारे में पूरी बात बताती है। क्या कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। विकार को क्या कहते हैं? परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। उदाहरण लिखा है, चलिए उदाहरण पर बढ़े उससे पहले एक चीज हम समझ लें। बहुत सी जगह पे आपने लिखा होगा कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, और वही सेम बात आती है समास। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी बताया जाता है कि दो शब्दों से मिलकर जब कोई नया शब्द बनता है तो वहां पर समास होता है। लेकिन समास और संधि में अंतर क्या होता है उसको हम जरा देख लेते हैं। संधि में होता क्या है, जैसे लिखा है विद्यालय, विद्यालय, ऊपर परिभाषा में क्या कह रहा है? निकटवर्ती वर्णों के मेल से। अब निकटवर्ती वर्ण यहाँ पे क्या है? संक्षिप्त कर दिया जाता है, वो समास कहलाता है। जब कहा जाए विद्या के लिए आलय या विद्या का आलय, और उसको हम कहेंगे, जब उसको हम छोटा करके कहेंगे विद्यालय, एक ही अर्थ के लिए दोनों शब्द प्रयोग होंगे तो वहां पे होगा समास। और जहां पर दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है वहां पर क्या होती है? संधि होती है। तो आशा करता हूं कि आप लोग संधि और समास में कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है महा प्लस ईश। इसमें क्या हुआ है? महा में वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है? अ। अंतिम वर्ण क्या है? अ। और इसमें पहला वर्ण क्या है? ई। दोनों निकटवर्ती वर्ण हैं और इनसे जो विकार उत्पन्न हुआ है वो यहाँ पे क्या हुआ जाके है? बन गया है ए। क्या हो गया है? ए। तो महा प्लस ईश क्या हो गया? महिष हो गया। तो ये क्या कहलाती है? ये संधि कहलाती है। अब संधि के कुछ प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मोस्टली एग्जाम में स्वर संधि से संबंधित प्रश्न ज़्यादा आते हैं, व्यंजन और विसर्ग से भी संबंधित आते हैं, लेकिन स्वर संधि से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज स्वर संधि को कवर करेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर से एक बार देख लेते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, अर्थात 3 प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि में क्या होता है? जो अंतिम वर्ण होते हैं, कहा गया है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, तो जो अंतिम, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा? स्वर होगा। जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? स्वर होगा। वहां पे कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। जब यहां पर एक व्यंजन आ जाएगा तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हम बाद में डिटेल में समझेंगे। आज हम इस पर स्वर संधि पर विस्तार से चर्चा करें। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द, 2 शब्द होते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द अर्थात दूसरा जो पद होता है, बाद वाला शब्द जो होता है, उसका जो प्रथम वर्ण होता है, उनके मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का, अर्थात जो बाद वाला शब्द है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? स्वर हो।
क्या हो, स्वर हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दो मेल हो रहे हैं, दो शब्दों का मेल हो रहा है। जैसे अभी हमने पहले ही जो उदाहरण बताया था, महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो इसका अंतिम, इसमें क्या है, ह स्वर बताया ना, ह प्लस अ, और इसमें क्या है, ये तो खुद ही स्वर है, जो ई है वो खुद स्वर है अपने आप में। तो इसका और इसका किसका मेल होगा, अ और ई का मेल होगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा ए, और जो ए बन जाएगा वो किस में जुड़ जाएगा, ह में जुड़ जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे जो शब्द हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, महेश। क्या प्राप्त होगा, महेश। तो यहाँ पे जो अंतिम इसका जो वर्ण है वो भी क्या है, स्वर है, और जो अंतिम वाला जो बाद वाला पद है उसका जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या है, वो भी स्वर है। और इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, यहाँ पे जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो क्या यहाँ पे आ गई, कौन सी संधि आ गई, स्वर संधि के अंतर्गत उसको लिया जाता है। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट किए दे रहा हूं कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तो उनके मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। उनके मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम डिटेल में जानेंगे दीर्घ संधि के, हम समझेंगे स्वर संधि के 5 भेद हमने पढ़े थे। अब स्वर संधि का जो पहला भेद होता है दीर्घ संधि के बारे में, तो जैसा कि उसके नाम में ही आया है क्या, दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा, ज़्यादा। तो जहाँ पर छोटे छोटे स्वर आपस में मिलकर बड़े स्वर बन जाएं, वहाँ पे क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। जैसे अ और अ का जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। उसके बाद में अ या आ का मेल होगा तभी क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। फिर ई का मेल होगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगी। ई और ई का मेल होगा फिर भी क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। उ और उ का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। और उ का मेल भी होगा तो क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से। देखिए क्या लिखा है, राम अब प्लस अवतार, राम क्या आया, अ, यहाँ पे क्या आ रहा है, अ, और अवतार में भी क्या आ रहा है, अ, और अ जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो यहाँ पे राम प्लस अवतार क्या हो जाएगा, रामावतार हो जाएगा। उसके बाद में देव प्लस आलय, व अ प्लस आ क्या हो जाएगा, देवालय हो जाएगा। कवि, ई प्लस इंद्र, इंद्र, ई प्लस ई प्लस ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में ऐसे नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको शब्द दे दिया जाएगा। जैसे दे दिया जाएगा रामावतार, अब पूछा जाएगा कि निम्न रामावतार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो अब हम अ और ई इतना नहीं अगर हम याद करना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं, बस हमें कितना याद करना है, अ, ई और उ। दीर्घ संधि में केवल इतना ही मेल होता है, अ का अ से होगा, ई का ई से होगा, उ का उ से होगा। तो अ, ई, उ। और संधि होती क्या, जब हम पढ़ चुके हैं, संधि होती है दो शब्दों में जब संधि होगी तो जिस वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा। अब जब कहीं ना कहीं बीच में आएगा तो सीधा सा हमें देखना है कि अगर बड़ा आ रहा हो, बड़ी ई आ रही हो, या फिर बड़ा उ आ रहा हो बीच में, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। जैसे गिरीश, अब गिरीश में यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रही है, क्या आ रहा है, ई आ रही है, बड़ी ई। अब इसमें अगर पूछा जाए, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अ ई कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे बड़ी ई आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, दीर्घ संधि ही होगी, क्योंकि गिर प्लस ईश मिलके बना है गिरीश। अतीव, अतीव में यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रही है। बधूत्सव क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है। गुरुपदेश क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है। तो अब यहाँ पर इन सभी शब्दों में जो इस प्रकार के शब्द हों, हम शब्द देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। हमें ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, अगर हम याद रखते हैं तो आवश्यक ज़रूरी है याद रखना। वैसे अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तब भी कोई बात नहीं। अगर हमारे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे बड़ा अ आ रहा है बीच में, बड़ी ई आ रही है या बड़ा
ऊ आ रहा है तो हम आंख मूंद कर क्या कर देंगे, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दीर्घ संधि के बाद में हम पढ़ेंगे तो गुण संधि में क्या होता है। गुण संधि में आपका अ और ई मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। चाहे अ में ई मिले या अ में ई मिले, आ में ई मिले या फिर अ में ई मिले, मतलब अ और ई का जब भी मेल होगा, चाहे बड़ा हो या छोटी हो, छोटा हो बड़ी हो, कोई भी बड़ा छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी अ और ई के मिलने, अ और ई मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आपका ए बनाएंगे। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर गुण संधि होगी। ऐसे ही जब आपके अ और उ मिलेंगे, अ और उ मिलेंगे तो क्या बनेगा, आपका ओ बन जाएगा। चाहे आपका अ और उ मिले या फिर आप इसको यहाँ पे बड़ा आ बड़ा ऊ हो जाए तब भी ओ रहेगा, यहाँ पे बड़ा आ ऊ हो जाए तब भी ओ रहेगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपका क्या है। लेकिन जब भी अ और उ मिलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कौन सी ध्वनि बनेगी, ओ की ध्वनि मिलेगी। और अ और री, ये क्या है, री से ऋषि, अ और री मिलके क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। तो जहाँ पे आपके ये विकार उत्पन्न होंगे वर्णों के मेल से, वो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, वहाँ पे गुण संधि होगी। आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए स्व स्व मतलब यहाँ पे क्या आया, अ आया, व में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। देखिए स्व प्लस इच्छा, तो यहाँ पे व जो है, व पे यहाँ पे क्या मिला हुआ है, व में मिला हुआ है आपका अ, व और अ के मेल से ही तो ये बना। उसके बाद में आपका आ गया ई। अब अ और ई परिवर्तन होके क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। और ये व जो है यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, जाके व और ए मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे स्व ये वाला और बाकी जो इधर का इतना बचा हुआ हिस्सा है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा स्वेच्छा बन जाएगा। स्व प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, स्वेच्छा हो जाएगा। आपका अ और ई मिलके क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे कौन सी है, गुण संधि प्रयोग हुई है। आगे देख लेते हैं हम देवेंद्र। इसी प्रकार से जो व और ई, व में अ और ई मिलके ए बन जाएंगे, तो यहाँ पे देव प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। नरोत्तम, आइए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नरोत्तम, नर प्लस उत्तम, नर प्लस उत्तम। अब र जो है, र क्या है, र प्लस अ, र कैसे बना, र प्लस अ, और यहाँ पे ये आपका उ प्लस उ। अब अ और उ मिलके क्या बन जाएगा, अ और उ मिलके मैंने बताया था बन जाएगा ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ और ये र और ओ हो जाएगा रो पूरा, और जो ना बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो इतना हिस्सा बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा इसका। तो क्या बन जाएगा, नरोत्तम, अर्थात अ और उ मिलकर क्या बन जाएंगे, नरोत्तम बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी गुण संधि आ जाएगी। अब आप अगर इतना याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इतना नहीं याद रख पाते हो और परीक्षा में पूछा गया देवोत्सव, देवोत्सव में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, बताइए, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो आपको इतनी नहीं याद आ रहा है तो बस एक बात याद रखिए कि जहाँ पर बीच में, जहाँ कहीं भी शब्द के मध्य में ए ओ अथवा अर, ए ओ अथवा अर का प्रयोग होगा, वहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी ही होगी, हर परिस्थिति में होगी। देखिए देवोत्सव क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। महेंद्र क्या आ रहा है, ए आ रहा है, महेंद्र, ए और ए का अंतर आपको पता होगा, ई आ रहा हो ए नहीं, ए आ रहा हो महेंद्र, ए आ रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ओ आ रहा है, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। महर्षि, अब देखिए महर्षि जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अर की ध्वनि हो रही है, अर की ध्वनि हो रही है महर्षि में, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। आशा करता हूँ। तो आज हमने पढ़ा, आज की इस वीडियो में हमने संधि पढ़ी, अर्थ एवं परिभाषा, संधि के प्रकार, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर तीन प्रकार के संधि तीन प्रकार की होती हैं ये जाना, और स्वर संधि के दो प्रकार हमने पढ़े, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो आज के वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जो बाकी स्वर संधियों के जो 3 प्रकार बचे हुए हैं, यण संधि, अयाज संधि और जो 3 प्रकार बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, डिटेल से जानेंगे। ये इसलिए कि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप देखते देखते कहीं ऊब ना जाए, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।